दोस्तों, आप इंडिया ही नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पीने का साफ पानी भले ही ना मिले, कोक या पेप्सी आपको जरूर मिल जाएगा। और इस कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की खोज आज से 200 साल पहले इत्तेफाक से हुई थी, जिसे रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं बल्कि मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उस दौर से आज की सिचुएशन में पहुंचने तक इस इंडस्ट्री में इतनी उठापटक हुई कि आप हैरान हो जाएंगे। कभी सोचा है आपने, आखिर इतने प्रॉफिटेबल बिजनेस में कोई इंडियन ब्रांड कोक और पेप्सी के सामने टिक क्यों नहीं पाई? पार्ले जैसे फेमस इंडियन ब्रांड्स के गोल्ड स्पॉट, लिम्का और थम्स अप जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स ने अमेरिकन ब्रांड्स की नींद उड़ा दी थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज इनके बॉटल पर भी कोका कोला का नाम लिखा होता है। एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी से डरी भारत सरकार ने कोका कोला को इंडिया से बाहर फेंक दिया था। पेप्सिको के लाख कोशिशों के बावजूद उसे इंडिया आने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उनसे टक्कर लेने के लिए गवर्नमेंट ने अपना खुद का सॉफ्ट ड्रिंक 777 भी लॉन्च किया। लेकिन आखिरकार हम हार गए। कोक फिर से इंडिया वापस आई, जबकि पेप्सिको को हमें खुद बुलाना पड़ा। और अपनी जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी से उन्होंने इंडिया में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बिजनेस के सारे इक्वेशंस बदल दिए। इस कोला वार की इंटरेस्टिंग जर्नी में देशभक्ति है, राजनीति है, साजिश भी है और सक्सेस भी। और इस वॉर में अब एक नया चैप्टर जुड़ने वाला है, क्योंकि टेलीकॉम में धूम मचाने के बाद रिलायंस ग्रुप ने पिछले साल कैंपा कोला को एक्वायर कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की आज तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानते हैं। ये बात है 1767 की, जब एक ब्रिटिश मैन जोसेफ प्रिस्टली ने बियर बनाते समय एक्सीडेंटली पानी में CO2 को डिसॉल्व कर दिया था। और जब इस पानी को टेस्ट किया तो इसका टेस्ट उनको काफी अच्छा लगा। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाई प्रेशर पर पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो एक फिज बनता है, और जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं तो उसमें बबल बनने लगता है, और इसी को हम सोडा वाटर बोलते हैं। इस सोडा वाटर का हेल्थ बेनिफिट्स बताकर कुछ लोगों ने इसे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए मेडिकल स्टोर्स और हॉस्पिटल्स में सोडा मशीन्स इंस्टॉल की जाने लगी। लेकिन अगले कई दशक तक प्लेन सोडा वाटर से कहानी आगे नहीं बढ़ी। फिर दौर आया 1880s का, जब अमेरिका के सिविल वॉर में घायल सोल्जर्स दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मॉर्फिन के एडिक्ट होते जा रहे थे। इस लत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन नाम के एक फार्मासिस्ट ने सोडा वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ताकि मॉर्फिन का कोई अल्टरनेट मिल जाए। और कुछ ही दिनों में उन्हें एक टेस्टी कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाने में सफलता मिली, जिसे उन्होंने नाम दिया कोका कोला। और यहीं से शुरुआत हुई कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के एक नई कैटेगरी कोला की। और इसके लगभग एक दशक बाद 1893 में अमेरिका के कॉले ब्रैडम ने पेप्सी की शुरुआत की। तो दोस्तों, ऐसे शुरू हुई अमेरिका में कोला की कहानी। लेकिन अब वापस लौटते हैं अपने देश इंडिया। साल था 1837, जब कोक और पेप्सी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी। मुंबई के एक केमिस्ट ने रोजर्स के नाम से क्लब सोडा बेचना शुरू किया, जिसकी डिमांड क्लब, होटल और बार्स में तेजी से बढ़ने लगी। जिसे देखकर कई पारसी बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना इस सोडा ड्रिंक को आम लोगों तक भी पहुंचाया जाए, और अलग अलग फ्लेवर्स के साथ वो भी इस बिजनेस में एंटर कर गए। पालोनजी सोडा, अर्देशीर्स और ड्यूक सोडा जैसे कई लोकल प्लेयर्स भी मार्केट में आ गए, जिनकी पहुंच सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी। लेकिन गांव देहात में भी बंटा या गोली सोडा खूब पॉपुलर होने लगा। लेकिन तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी हमें अपना गुलाम बना चुकी थी, इसलिए इस इंडस्ट्री में कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ। समय बीतता गया और फिर साल आया 1947, जब देश आजाद हुआ और शुरुआत हुई इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट को कैप्चर करने की लड़ाई, जिस पर सबसे पहली नजर थी कोका कोला और पेप्सी की। लेकिन उससे भी पहले अपने देश की पार्ले कंपनी ने साल 1949 में ग्लूको कोला के नाम से अपना सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतार दिया। लेकिन पेप्सी ने कोला नाम पर ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि उसने इंडिया में कोला का ट्रेडमार्क पहले ही ले रखा था। फिर पार्ले ने जब नाम बदलकर पार्ले कोला किया, तब भी पेप्सी इस नाम पर एग्री नहीं हुआ। इसलिए 2 साल की कानूनी लड़ाई से तंग आकर पार्ले ने इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। एक तरफ जहां पेप्सी कानूनी लड़ाई में पड़ा था, उसी बीच कोका कोला इंडिया आकर दिल्ली में अपना पहला बॉटलिंग प्लांट इस्टेब्लिश कर लिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद पेप्सी भी इंडिया आ गई। अब उनके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन पार्ले ने 1952 में फिर से कमबैक किया और कोला फ्लेवर में नहीं बल्कि एक ऑरेंज फ्लेवर ड्रिंक गोल्ड स्पॉट को मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। खासकर बच्चे इसके फैन हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट बाहर की कंपनी से काफी डरी हुई थी। वो लोकल कंपनीज और लोकल प्रोडक्शन को फेवर करके एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहती थी। और इस बात का अंदेशा कोका कोला को भी था कि गवर्नमेंट कुछ सख्त कदम उठा सकती है। इसलिए काफी तेजी से उसने अपना पेनिट्रेशन गांव-गांव तक बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक की आदत पड़ जाए। और अपनी इस स्ट्रेटजी में वो काफी हद तक सफल भी होने लगे। लेकिन गवर्नमेंट उस समय कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 62 की चाइना वॉर और 65 की पाकिस्तान वॉर जैसे सीरियस मुद्दों में उलझी हुई थी।
कोक की पॉपुलैरिटी के सामने पेप्सी की सेल्स इतनी गिर गई कि उसने इंडिया में अपना बिजनेस ही बंद कर दिया। अब मार्केट में केवल पार्ले और कोका कोला दो ही बड़े ब्रांड्स बचे थे, लेकिन पार्ले ने कोक से डायरेक्ट कंपटीशन को अवॉइड करते हुए साल 1971 में कोला फ्लेवर नहीं बल्कि लिम्का को लॉन्च किया, जो फीमेल्स में काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन उसी साल के जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी और 1973 में फेरा लागू कर दिया गया, जिसके तहत कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में 40% से ज्यादा स्टेक होल्ड नहीं कर सकती थी। अभी गवर्नमेंट और कोक के बीच बातचीत का दौर चल ही रहा था। उसी दौरान 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई और जब 2 साल बाद फिर से चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और जॉर्ज फर्नांडीज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री बनाए गए, जो कोक और पेप्सी जैसी फॉरेन कंपनीज के सख्त खिलाफ थे। कोका कोला को जिस बात का अंदेशा पहले से था वही हो गया। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपना 60% स्टेक गवर्नमेंट या किसी इंडियन पार्टनर को शेयर करते या फिर इंडिया छोड़कर चले जाते। और दोस्तों, आप भी अगर किसी कंपनी के स्टेक में निवेश करना चाहते हैं तो जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की, जो आमतौर पर हम ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करना पसंद करेंगे जहां पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री होता है। बट इस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड्स पर बहुत सारा ब्रोकरेज पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एम स्टॉक बाय मिराई एसिड के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ जैसे सभी सेगमेंट के अंदर जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हैं। और इस जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स का फायदा मिलता है सिर्फ 999 के प्लान में। और इसके अलावा एडिशनल 999 का पेमेंट करके आप लाइफ टाइम एएमसी चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हैं। एम स्टॉक के साथ आपको वन ऑफ द लोवेस्ट डेली इंटरेस्ट रेट्स यानी सिर्फ 6.99% पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और वॉइस सर्च से अपने फेवरेट स्टॉक को खोजने जैसे कई और बेहतरीन फीचर्स तो यहाँ आपको मिल ही जाते हैं। मिराई एसेट 25 ईयर्स ओल्ड एक फाइनेंस कंपनी है जो 16 कंट्रीज में अपनी बेहतरीन सर्विसेज के लिए जानी जाती है और एम स्टॉक पर 40 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स, 1100 करोड़ का एमटीएफ बुक और 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके रिलायबिलिटी को दिखाते हैं। तो फिर देर किस बात की, एम स्टॉक के साथ अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करिए। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगा। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। फेरा लागू होने के बाद कोका कोला अपनी कंपनी में किसी को पार्टनर बनाने की बजाय साल 1977 में अपने 22 बॉटलिंग प्लांट्स बंद करके और 10,000 लोगों को बेरोजगार करके इंडिया से वापस चली गई, क्योंकि अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप करते तो अपने ट्रेड सीक्रेट्स, अपने प्रोडक्शन प्लान्स और अपने फार्मूला के सीक्रेट्स उन्हें देने पड़ते। और दोस्तों, आपको पता है आज लगभग 150 साल के बाद भी कोक और पेप्सी का फार्मूला इंडस्ट्री का टॉप सीक्रेट है। यहाँ तक कि उनके एम्प्लॉइज को भी पता नहीं होता कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से पार्ले और लोकल प्लेयर्स काफी खुश थे, क्योंकि कोक ने लोगों को जो कोल्ड ड्रिंक की लत लगाई थी उसका ऑप्शन अब सिर्फ लोकल ब्रांड्स ही बचे थे। अब पार्ले तेजी से अपना फुटप्रिंट बढ़ाने में लग गया और गोल्ड स्पॉट, लिम्का के अलावा माजा को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, अभी तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है। कोक और पेप्सी के जाने के बाद जो 10,000 लोग बेरोजगार हुए थे वो जॉर्ज फर्नांडीज के घर के सामने प्रोटेस्ट करने लगे और कोला फ्लेवर मार्केट में मौजूद नहीं होने से पाकिस्तान से स्मगल्ड कोक इंडिया में 3 गुने दाम पर बिकने लगा। इसका रास्ता निकालने के लिए गवर्नमेंट ने खुद ही कोल्ड ड्रिंक बनाना शुरू किया और मार्केट में 777 के नाम से लॉन्च कर दिया। लेकिन इसका टेस्ट कोक से बिल्कुल अलग था, इसलिए लोगों ने इसे पसंद ही नहीं किया और इस मौके का फायदा उठाया पार्ले ने। उसने कोक से मिलते जुलते टेस्ट में थम्स अप को मार्केट में उतार दिया, जो तुरंत हिट हो गई। लेकिन पार्ले की चुनौतियां कम होने वाली नहीं थी। दरअसल कोका कोला के एग्जिट से पहले जिस कंपनी से वो बॉटलिंग करवाते थे उसका नाम था प्योर ड्रिंक्स, जिनकी मशीनरी और सारे वर्कर्स खाली हो गए थे। उन्होंने कोका कोला की जगह लेने के लिए अपनी खुद की एक कोल्ड ड्रिंक मार्केट में लॉन्च कर दी, जिसका नाम था कैंपा कोला। और इसके 3 फ्लेवर्स कोला, ऑरेंज और लेमन पार्ले के थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कड़ी टक्कर देने लगे। रही बात 777 की, तो इंदिरा गांधी फिर जब 1980 में सत्ता में वापस आई तो उन्होंने तुरंत इसका प्रोडक्शन बंद करा दिया, क्योंकि उनके 77 के डिफीट को सेलिब्रेट करने के लिए ही इसका नाम 777 रखा गया था। अब मार्केट में सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर बचे थे, पार्ले और कैंपा कोला। सलमान खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कैंपा कोला का ऐड कर रहे थे और अपने देश की ही 2 कंपनियां आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर साल 1988 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को फिर से पलट दिया। हुआ यूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेप्सी को जुबिलेंट के साथ पार्टनरशिप में इंडिया आने के लिए अलाउ कर दिया। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। दरअसल 1984 में इंदिरा जी के असैसिनेशन के बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो पंजाब में हुए दंगों ने वहां के लोगों को सड़क पर ला दिया
यूथ बेरोजगार हो गए। लेकिन गवर्नमेंट के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी रिवाइवल प्लान पर काम किया जा सके। तब राजीव गांधी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करने पर विचार करने लगे। पेप्सी तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। उसने पंजाब में एग्रो रिसर्च सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और बॉटलिंग प्लांट लगाने के नाम पर $14 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्रपोजल रखा और इस प्रपोजल पर कई बार कैबिनेट मीटिंग और सालों के डिस्कशन के बाद 1989 में पेप्सी को इंडिया में वापस आने की इजाजत दे दी गई। आज पेप्सी इंडिया में अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अलावा मिनरल वाटर और जूसेस के साथ ही स्नैक्स एंड फूड इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा बनाई हुई है। उधर कोका कोला भी पेप्सी के इंडिया में एंट्री पर नजर बनाई हुई थी और खुद मौके की तलाश में थी, और वो मौका उन्हें मिला 1991 में, जब देश एक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था और बैंकरप्सी से बचने के लिए गवर्नमेंट को विदेशी कंपनीज के लिए इंडियन मार्केट ओपन करना पड़ा। कोका कोला इंडिया में इतना पैसा लगाने को तैयार था कि गवर्नमेंट ने तुरंत उन्हें हरी झंडी दे दी, और जब 16 साल बाद फिर से कोक की इंडिया में वापसी हुई तो पार्ले क्लियर कट मार्केट लीडर था, जिसके थम्स अप ने 70% मार्केट पर कब्जा किया हुआ था। उसके 62 बॉटलिंग प्लांट्स और तगड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के सामने कोका कोला को बहुत काम करने की जरूरत थी। लेकिन कोक की बिजनेस स्ट्रेटजी के सामने पार्ले बहुत ही छोटा प्लेयर था। उसने ऐसा दांव चला कि पार्ले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी बॉटलिंग प्लांट्स ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दरअसल पार्ले के 62 बॉटलिंग प्लांट्स में केवल 4 ही उनके खुद के थे और बाकी के 58 कॉन्ट्रैक्ट पर थे। कोक ने उन कॉन्ट्रैक्ट बॉटलर्स से अप्रोच किया और पार्ले से बेहतर ऑफर देकर ज्यादातर बॉटलर्स को अपने साथ मिला लिया। देखते ही देखते पार्ले के डिमांड और सप्लाई का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया और मजबूर होकर सितंबर 93 में पार्ले को अपना कोल्ड ड्रिंक बिजनेस कोका कोला के ही हाथ $60 मिलियन में बेचना पड़ा। अब सीधे सीधे इंडिया का 50% कोल्ड ड्रिंक मार्केट कोका कोला की गिरफ्त में आ गया और बाकी बचे 50% में भी सेंध लगाने में उसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 15 to 20% की जो हिस्सेदारी कैंपा कोला की थी वो खुद कोक की तरफ शिफ्ट होने लगी, क्योंकि लोग ऐसा मानने लगे कि जब ओरिजिनल कोक ही वापस आ गया तो हम उसका डुप्लीकेट क्यों पिए। फिर कोका कोला ने पार्ले के सभी प्रोडक्ट्स की जगह अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना शुरू किया, जैसे उसने गोल्ड स्पॉट को फैंटा से, लिम्का को स्प्राइट से और फिर थम्स अप को अपने मेन प्रोडक्ट कोका कोला से रिप्लेस कर दिया। लेकिन थम्स अप के बंद होते ही पेप्सी के मार्केट शेयर में तेजी से इजाफा होने लगा और कोक की सेल्स गिरने लगी, जिसके बाद कोका कोला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन थम्स अप को कंटिन्यू किया। साथ ही कुछ दिनों बाद उन्हें लिम्का को भी रिकॉल करना पड़ा। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक्स के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। आखिर इसमें होता ही क्या है? कार्बोनेटेड वाटर, लॉट्स ऑफ शुगर और कुछ सीक्रेट नेचुरल फ्लेवर्स। लेकिन इंडिया के लोग आज भी पेप्सी या कोक से ज्यादा इंडियन इंग्रेडिएंट से इंडिया में ही बनी थम्स अप को पसंद करते हैं, जिससे कोका कोला 50% मार्केट शेयर के साथ आज इंडिया की टॉप सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है। और इसी पोटेंशियल को अब समझा है रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी ने, जिन्होंने 2023 में लगभग बंद हो चुके कैंपा कोला ब्रांड को प्योर ड्रिंक से 22 करोड़ में एक्वायर किया है। आपको क्या लगता है कि जियो की तरह इस इंडस्ट्री में भी कुछ तूफानी होने वाला है? कमेंट करके बताइएगा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thanks for watching.